इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश कर दी है, लेकिन ये साजिश सिर्फ भारत या पाकिस्तान तक ही सीमित नहीं है। ये पाकिस्तान के खिलाफ इंटरनेशनल साजिश है। इसकी प्लानिंग पिछले 20 साल से चल रही थी और ये अब जाकर कामयाब हुई है। और इस इंटरनेशनल साजिश में कुछ ऐसे देश भी शामिल हैं जिन्हें पाकिस्तान अपना दोस्त समझता है, जिन्हें अपना बिरादर मुल्क कहता है। तो क्या है ये पूरी इंटरनेशनल साजिश और कौन कौन से देश पाकिस्तान के खिलाफ हुई इस इंटरनेशनल साजिश में शामिल हैं, उनकी पूरी जानकारी मैं आज आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। पाकिस्तान के खिलाफ हुई इस इंटरनेशनल साजिश का मास्टरमाइंड इंडिया है और इसमें हमारा साथ दिया है हमारे बेहद विश्वसनीय, भरोसेमंद और बेहद पुराने दोस्त रूस ने। वही रूस जिससे सस्ता तेल और गेहूं खरीदने की आस लेकर पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान गए थे वहां, लेकिन बेचारे को खाली हाथ वापस लौटना पड़ा था। वैसे अंदर की बात यह है कि रूस भी जानता है कि पाकिस्तान के लोग कितने फख्र से कहते हैं कि उन्होंने सोवियत संघ को तोड़ा है। खैर, वापस मुद्दे पर लौटता हूं वरना रास्ते से भटक जाऊंगा। इसमें तीसरा जो सबसे बड़ा साथी भारत का है वो है इस्लामिक उम्मा का मेंबर ईरान। तो मैंने आपको पाकिस्तान के खिलाफ इंटरनेशनल साजिश के मास्टरमाइंड सहित 3 बड़े देशों की जानकारी दे दी। लेकिन दोस्तों, ये गिरोह सिर्फ 3 देशों का नहीं है। ये तीनों तो बड़े खिलाड़ी हैं। इसमें कुछ छोटे खिलाड़ी भी शामिल हैं। इन छोटे खिलाड़ियों को मिलाकर इस गिरोह में कुल 13 देश हो जाते हैं और इनमें से कुछ नाम तो पाकिस्तान को बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगने वाले, जैसे उनका बिरादर मुल्क तुर्की, जैसे नया नया बिरादर बना अजरबैजान, ओमान, ताजिकिस्तान, बेलारूस, बुल्गारिया, अर्मेनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और यूक्रेन। वाकई ये बड़ा अफसोसजनक है कि जिस काम से पाकिस्तान को नुकसान होने वाला है, जिसकी वजह से पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल पर साइडलाइन हो गया है, उस काम को पूरा करने में टर्की या अजरबैजान या फिर ओमान जैसे जो देश हैं, वो इसमें इंडिया का साथ दे रहे हैं। और ये वो काम है आईएनएसटीसी का, यानी इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। अब आपको लग रहा होगा कि ये क्या बला है, तो चलिए भाई, ये क्या बला है और ये क्या चीज है जिससे पाकिस्तान को होने वाला है बहुत बड़ा नुकसान। पाकिस्तान जारी बात है इस कॉरिडोर से बाहर है। अब देखे ना कि ये अगर ईरान से होकर इंडिया जाता है, पर्शियन गल्फ से, तो व्हाई नॉट इट कैन कम वाया अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान का प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान कोई चीज भी इंडिया नहीं जाने देना चाहता। हम इस चीज को रोकना चाहते हैं और इसके एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेज। जारी बात है एडवांटेजेस कम है और डिसएडवांटेजेस ज्यादा है इसमें। क्यों डिसएडवांटेज ये है कि भाई पहली बात तो ये है कि एक बहुत बड़ी ट्रांसपोर्ट एक्टिविटी होनी थी, हम उससे बाहर हैं। डिसएडवांटेज ये है कि पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स इसी रूट से होते हुए कहीं भी जा सकती थी और पाकिस्तान में इसी रूट से होती प्रोडक्ट्स पाकिस्तान पहुंच सकती हैं। हमें कौन रोक सकता है? इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिससे रूस से लेकर यूरोप और भारत तक कारोबार का समीकरण बदलना शुरू हो चुका है। भारत के प्रोडक्ट्स अब रूस और यूरोप तक आसानी से पहुंचेंगे। रूस के प्रोडक्ट्स को भी भारत जैसा बड़ा बाजार आसानी से मिलना शुरू हो चुका है और इन सब के बीच मौजूद ईरान सहित बाकी के 11 देश भी कारोबारी फायदा उठाने की तैयारी कर चुके हैं। लेकिन पाकिस्तान को इसमें छांट दिया गया है। तो चलिए आसान भाषा में समझिए कि आईएनएसटीसी चीज क्या है। जैसा कि इसका नाम है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर, यानी सरल भाषा में कहूं तो एक अंतरराष्ट्रीय रास्ता या गलियारा जिसे बनाया गया है इसके सभी 13 सदस्य देशों के बीच बिजनेस करने के लिए। जाहिर है ये सभी देश एक दूसरे को अपना अपना प्रोडक्ट भेजेंगे, अरबों रुपयों की खरीद बिक्री होगी, धीरे धीरे कारोबार बढ़ेगा तो इन सभी देशों की अर्थव्यवस्था को भी बड़ा फायदा होगा। 20 साल पहले यानी मई 2002 को रूस, ईरान और भारत ने इस ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के एग्रीमेंट पर साइन किया था। इसका मुख्य उद्देश्य था भारत, रूस, यूरोप, पर्शियन गल्फ को इंटरनेशनल मार्केट से जोड़ना, जो कि सुरक्षित भी हो और सस्ता भी हो। अब इस कॉरिडोर के जरिए रूस, अजरबैजान और ईरान होते हुए भारत के साथ आपस में जुड़ गया है। इस रूट की कुल लंबाई 7,200 किलोमीटर की है। इसके जरिए हिंद महासागर, कैस्पियन सी और पर्शियन गल्फ जुड़ गया है।
इस कॉरिडोर में ट्रांसपोर्टेशन के लिए सड़क, रेल और समुद्र का इस्तेमाल किया जा रहा है। वैसे अभी इस पूरे कॉरिडोर का काम जो है वो 100% पूरा नहीं हुआ है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह हुई है कि इस कॉरिडोर के जरिए कारोबार शुरू हो चुका है और रशिया से एक शिपमेंट चला था, वो ईरान के रास्ते होते हुए भारत के मुंबई पहुंच चुका है। रेलफ्राइट.com की यह खबर इसी साल 18 जुलाई की है, जिसमें बताया गया है कि रूस से चला पहला रेल शिपमेंट भारत के मुंबई में पहुंच चुका है। यह मालगाड़ी रूस से चली, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान होते हुए ईरान के सारक्स रेलवे स्टेशन पहुंची। फिर इसके सामान को पानी के जहाज से मुंबई भेजा गया। जब यह ट्रेन सरखास रेलवे स्टेशन पहुंची थी तो ईरान के रोड्स और अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर रुस्तम कासमी ने बताया था कि ट्रेन 39 कंटेनर्स को लेकर आई थी। उसने 3,800 किलोमीटर का सफर मॉस्को से तय किया। कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान होते हुए ये पूर्वी ईरान के सारक्स स्टेशन पर पहुंची थी। ट्रेन ने मॉस्को से अपना सफर 27 जून को शुरू किया था। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के लिए यह बहुत बड़ी कामयाबी है। खुद रशिया के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, वो इसे गेम चेंजर बता चुके हैं। क्यों गेम चेंजर है यह बताने से पहले मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप पुतिन के माइंडसेट, उनके डिसीजंस की वजह समझने के लिए कुकू एफएम पर मौजूद ऑडियो बुक वोलोदिया स्टोरी ऑफ पुतिन को जरूर सुने। कुकू एफएम ऑडियो लर्निंग का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां आपको हिंदी, अंग्रेजी और दूसरी रीजनल लैंग्वेजेस में 1000 घंटे से भी ज्यादा की ऑडियो बुक्स की लाइब्रेरी मिलेगी, जहां आप इसी तरह की दूसरी कई ऑडियो बुक्स को सुन सकते हैं। डिफेंस डिटेक्टिव के दर्शकों के लिए भी कुकू एफएम पर एक्सक्लूसिव ऑफर चल रहा है। अगर आप कूपन कोड DDT50 का इस्तेमाल करेंगे तो आपको 50% तक का डिस्काउंट मिलेगा। यानी कुकू एफएम की सारी लाइब्रेरी की जो कॉस्ट है 399 रुपीज पर ईयर की, वो आपको सिर्फ 199 रुपए में साल भर के लिए मिल जाएगी। ये ऑफर पहले 250 यूजर्स के लिए ही वैलिड है। इसका लिंक आपको नीचे कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वापस लौटते हैं आज के अपने टॉपिक पर। तो सवाल यह है कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को गेम चेंजर क्यों कहा जा रहा है? तो इसका जवाब यह है कि एक तो इसका रूट, दूसरा इसके जरिए होने वाला कारोबार और तीसरा इससे होने वाला जबरदस्त आर्थिक मुनाफा। इस नक्शे को आप जरा ध्यान से देखिए। ये जो लाल रंग की लाइन आपको दिख रही है वो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, जिसकी लंबाई है 7,200 किलोमीटर। नक्शे पर आपको ये जो नीली लाइन दिख रही है वो कारोबार का पुराना रूट है। यानी अब तक इसी रास्ते रूस अपना सामान भारत भेजा करता था। रूस से शिपमेंट को भारत तक पहुंचने के लिए लाल सागर, भूमध्य सागर, अरब सागर को पार करते हुए आना होता था। इसकी लंबाई है 16,000 किलोमीटर। अब आप सोचिए कि कहां नया रूट 7,200 किलोमीटर का और जबकि पुराना रूट 16,000 किलोमीटर का, कितना बड़ा फर्क है। यानी नया रूट सीधे सीधे 8,800 किलोमीटर छोटा है। पुराने रूट से अगर कोई सामान रूस से चलता था तो भारत पहुंचते पहुंचते उसे करीब 2 महीने यानी 60 दिन लग जाते थे। लेकिन इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर से यह करीब 30 दिन में ही पहुंच जाएगा। इसका सीधा मतलब यह है कि दूरी में करीब 40% की कमी आ गई है, जबकि वक्त में सीधे 50% की कमी है। वहीं अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट यानी लागत की बात करें तो इसमें करीब 30% की कमी हो जाएगी। So it will be much less expensive to transport goods, and it will be much more quick for goods to be able to be sent to certain destinations. This will be very important for Russia. It will allow it to have much greater access not only to Indian ports, but also the whole of the subcontinent, the west coast and the east coast in particular of Africa. So the expansion of trade for Russia will be immense, and also new capacities will be built or created for countries that want to trade with Iran or through Iran to Central Asia or Russia. समझे आप? ये नया रूट कितने बड़े फायदे का सौदा है, लेकिन अफसोस कि पाकिस्तान इसमें शामिल नहीं है। अच्छा, अगर सोचिए कि इसमें पाकिस्तान अगर शामिल होता तो क्या होता? पाकिस्तान अगर इसमें शामिल होता तो उसके कारोबार को कितना बड़ा फायदा मिलता, उसकी जो इकोनॉमी है उसको कितना बड़ा बूस्ट मिलता। लेकिन पाकिस्तान तो इसमें है नहीं।
क्योंकि भारत, ईरान और रशिया ने मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ ऐसी साजिश रची कि उसे इस पूरे इंटरनेशनल लेवल पर जियोपॉलिटिक्स हुई, या इंटरनेशनल लेवल पर जो कारोबार हुआ, या इंटरनेशनल लेवल पर जो ये नया रूट बना, उससे पाकिस्तान को बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब ये जो ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, इसमें हम कहीं नहीं है। सो यहाँ पे आके हमें इस चीज को समझना है कि हम अपने आप को क्यों डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। सो ये चीजें जो है वो जाहिर बात है एक तकलीफदेह चीज है, हमें गुस्सा आता है, बुरा लगता है कि पाकिस्तान क्यों इस तरह जो है वो पीछे रहेगा। सो पाकिस्तान इस जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, इससे बाहर है। डिस्पाइट द फैक्ट हम इकोनॉमिक सिक्योरिटी की बात करते हैं, डिस्पाइट द फैक्ट हम इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात करते हैं, हम जियो स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिशन की बात नहीं करते, लेकिन हमने हिस्टोरिकली अपने आप को इतना सख्त पोजीशन में रखा हुआ है कि हम ना तो इंडियंस को गुजरने देते हैं और ना चाहते हैं उनका हमसे गुजर के भला हो, ना चाहते हैं कि हमारा कोई भला हो वो यहाँ से गुजरे। सो इस माइंडसेट को भी बदलने की जरूरत है। पाकिस्तान के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका इसलिए भी है क्योंकि इस प्रोजेक्ट में जो 13 देश शामिल हैं, वो देश आपस में अपनी चीजों को जो वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या जो जिसका उत्पादन कर रहे हैं, वो आपस में खरीद और बेच पाएंगे। और साथ ही ये सभी देश सेंट्रल एशिया और इस जैसे यूरोप है, इतने बड़े बाजारों से सीधा इनका संपर्क हो जाएगा और वहां तक ये अपनी चीजें पहुंचा पाएंगे। तो सोचिए कि इकोनॉमिक नजरिए से अगर देखा जाए तो एक कितना बड़ा फायदे का सौदा है। और सबसे बड़ी बात कि जिन सेक्टर्स में इस नए कॉरिडोर के जरिए कारोबार किया जाना है, उन सेक्टर्स में जरूरत की सारी चीजें जो हम और आप रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, वो सारे प्रोडक्ट्स शामिल हैं। इस कॉरिडोर के जरिए मुख्य रूप से 6 सेक्टर्स में कारोबार होना है। यह है मेडिसिन यानी दवाइयां, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, अनाज, टेक्सटाइल्स, पेट्रोकेमिकल पॉलीमर्स और पेट्रोकेमिकल्स। इस प्रोजेक्ट में शामिल 13 देशों में से हर देश इनमें से किसी एक सेक्टर का या तो प्रोड्यूसर है या फिर इंपोर्टर है। यानी आसान भाषा में कहूं तो कोई देश इनमें से किसी एक प्रोडक्ट का उत्पादन करता है तो कोई देश उन्हें खरीदता है। तो कौन क्या बेच सकता है और क्या खरीद सकता है, इसे भी जानना बेहद जरूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं पेट्रोकेमिकल पॉलीमर्स की। इसमें कई तरह के प्रोडक्ट्स आते हैं। इसमें खाद भी शामिल है, जैसे पोटेशियम फर्टिलाइजर्स। इसके प्रोडक्शन में अजरबैजान और तुर्कमेनिस्तान बहुत आगे हैं, जबकि ईरान, भारत और रूस इसे इंपोर्ट करते हैं यानी खरीदते हैं। ठीक ऐसे ही अगर बात करें दवाइयों की तो इसके प्रोडक्शन में भारत नंबर 1 है। साथ ही ईरान, अजरबैजान और रूस भी दवाइयों का निर्माता है। तो यहां बनी दवाइयां इस कॉरिडोर की मदद से पूरे मिडिल ईस्ट और सेंट्रल एशिया के बाजारों में पहुंचाई जाएंगी। इसके बाद अगर बात करें एग्रो प्रोडक्ट्स की तो इसमें ईरान, अजरबैजान और उज्बेकिस्तान को बड़ा फायदा होगा, क्योंकि उनके प्रोडक्ट्स रूस, बेलारूस और पूर्वी यूरोप के मार्केट्स तक पहुंच जाएंगे। अब आते हैं टेक्सटाइल्स यानी कि कपड़ा सेक्टर पर। भारत टेक्सटाइल प्रोडक्शन में भी अच्छा खासा मुकाम रखता है। तो भारत के साथ उज्बेकिस्तान और अजरबैजान के प्रोडक्ट भी रूस और यूरोपीय यूनियन तक आसानी से पहुंच जाएंगे, क्योंकि यहां पर इनकी है बहुत ज्यादा डिमांड। अब आते हैं अनाज पर। इसमें रूस और कजाकिस्तान को फायदा होगा। उनके यहां से ईरान, भारत, अजरबैजान और मिडिल ईस्ट को सप्लाई पहुंचाई जाएगी। अगर बात करें पेट्रोकेमिकल्स की तो इनका प्रोडक्शन अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान में बहुत ज्यादा होता है। इसका इंपोर्ट रूस, भारत और ईरान करेंगे। रूस इसमें पेट्रोलियम कोक गैस का इंपोर्ट करता है। अच्छा, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर की अहमियत चीन भी बखूबी जानता है, क्योंकि वो जानता है कि इसकी वजह से उसके और पाकिस्तान का जो प्रोजेक्ट है सीपैक, उसको बहुत तगड़ा डेंट लगने वाला है। इनफैक्ट डेंट लग चुका है। इसके अलावा चीन का जो क्या कहें कि महत्वाकांक्षी परियोजना है उसकी, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसको भी बड़ी चोट पहुंची है। और इसीलिए वो जानता है कि इसके जरिए नए ट्रेड रूट से सबसे बड़ा फायदा अगर किसी को होना है तो वो है भारत और ईरान। ईरान की न्यूज एजेंसी है IRNA यानी इस्लामिक रिपब्लिक न्यूज एजेंसी। इसमें इसी 5 जुलाई को इससे जुड़ी खबर पब्लिश की गई, जिसकी हेडिंग थी कि चीनी एक्सपर्ट के मुताबिक ईरान इंटरनेशनल ट्रेड में एक बेहद अहम भूमिका निभा सकता है। इस चीनी एक्सपर्ट का नाम है होंगदा फान। होंगदा फान शंघाई इंटरनेशनल स्टडीज यूनिवर्सिटी में मिडिल ईस्ट स्टडीज इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर हैं। उन्होंने IRNA को दिए इंटरव्यू में इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर का भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि बंदर अब्बास, चाबहार पोर्ट, जास्क पोर्ट और कैस्पियन सी कोस्टल पोर्ट
ईरान के लिए अंतरराष्ट्रीय कारोबार में बेहद अहम भूमिका निभा सकते हैं। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर ईरान को भारत, अफगानिस्तान, अजरबैजान, रूस, सेंट्रल एशिया और यूरोप को कनेक्ट कर सकता है। आपको याद होगा साल 2016 में भारत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तेहरान दौरे के समय ईरान के चाबहार बंदरगाह के विकास के लिए $85 मिलियन के निवेश और $150 मिलियन के कर्ज का ऐलान किया था। चाबहार पोर्ट इस पूरे रूट के लिए बेहद अहम भूमिका निभाने वाला है। आने वाले वक्त में भारत आने वाला हर जहाज इसी चाबहार पोर्ट के जरिए ही आने वाला है। भारत और रूस ने तय किया है कि अगले 10 साल में कारोबार को $30 बिलियन तक पहुंचाएंगे। ऐसा नहीं है कि भारत की प्लानिंग सिर्फ इसी कॉरिडोर तक ही सीमित है। भारत का विजन इससे कहीं ज्यादा बड़ा है और यह सिर्फ उस बड़े विजन का एक छोटा सा हिस्सा है। भारत एक साथ इस सारे विजन पर काम कर रहा है। भारत इसमें सेंट्रल एशिया तक कॉरिडोर की बात कर रहा है जो अफगानिस्तान के रास्ते होकर वहां पहुंचने वाला है। तो भारत इस पर भी काम कर रहा है और साथ ही वो एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत नए कॉरिडोर भी अपने पूर्वी देशों में बना रहा है। इस नक्शे को ध्यान से देखिए, ये है भारत का विजन। इसमें उसके करीब करीब सभी पड़ोसी देश शामिल हैं। बस एक देश ही ऐसा है जो इसमें भागीदार नहीं है, वो है पाकिस्तान। एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत भारत अपने पूर्व में मौजूद देशों के साथ साझेदारी लगातार बढ़ा रहा है। ताजा मामला बांग्लादेश का है जहां पर चिटगोंग पोर्ट भारत को मिल गया है। फिर वहीं बात हो भूटान की या फिर म्यांमार हो, थाईलैंड हो, मलेशिया हो, वियतनाम हो, हर तरफ कोई ना कोई काम भारत कर रहा है जिससे कारोबार बढ़ सके, एक दूसरे के बाजारों का इस्तेमाल किया जा सके। खासकर अफगानिस्तान होते हुए इंडिया सेंट्रल एशिया ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की प्लानिंग भी चल रही है जिसका पाकिस्तान विरोध करता रहा है। पर यकीन मानिए, पाकिस्तान के विरोध के बावजूद, अफगानिस्तान में इतनी बड़ी उठापटक के बावजूद, अफगानिस्तान पर तालिबान के शासन के बावजूद ये कॉरिडोर बनेगा जरूर, आप देख लीजिएगा। और आपको पता ही है कि अफगानिस्तान को चीन ने लालच दिया है, ऑफर दिया है कि वो सीपेक में शामिल हो जाए, उस प्रोजेक्ट में शामिल हो जाए। लेकिन तालिबान भी जानते हैं कि उनका दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है। तालिबान के हालिया कुछ बयानों को देखें तो आपको समझ आ जाएगा कि तालिबान भी भारत के साथ बेहतर रिश्ते चाहता है। भारत द्वारा उपलब्ध कराई गई हर मदद पर उसने शुक्रिया अदा किया है, फिर वो चाहे गेहूं भेजकर की गई मदद हो या फिर संकट में घिरे अफगानियों को दवाई भेजकर की गई मदद हो। तालिबान ने हमेशा ही भारत को थैंक यू कहा है। यही नहीं, उसने तो अफगानिस्तान की फौज को भारत में ट्रेनिंग देने की बात भी कही है। इससे समझना आसान है कि वो पाकिस्तान को किस नजर से देखते हैं। खैर, ये बातें मैंने आपको इसलिए बताई जिससे आपको रुख का पता चल सके, क्योंकि हवा का रास्ता किधर है, हवा किधर बह रही है, उसका रुख जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इससे भविष्य जुड़ा होता है और भविष्य में होने वाली कई चीजों के नतीजे इस रुख से पता चलते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि डिफेंस डिटेक्टिव का आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। तो भाई, अगर जवाब आपका हाँ में है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ताकि सही और सटीक जानकारी वाला वीडियो हर किसी के पास पहुंचे। और जो लोग नए आए हैं डिफेंस डिटेक्टिव पर, उनसे प्रार्थना है कि भाई जो लाल बटन दिख रहा है सब्सक्राइब वाला, उसे जरूर प्रेस करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा फौरन आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी। तो जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।